अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम डिस्कस कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। आज हम उसकी दूसरी क्लासिफिकेशन जो रह गई थी उनको डिस्कस करेंगे। हमारे पास पहला पॉइंट है ओलिगोसैकेराइड का। हमने पहले डिस्कस किया है मोनोसैकेराइड्स को। कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमने पहले मोनोसैकेराइड को डिस्कस किया है। आज हम डिस्कस करेंगे ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड और फिर हम इनके कुछ यूजेस या सोर्सेज को डिस्कस करेंगे। ओलिगोसैकेराइड गिव 2 to 9 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड ऑन हाइड्रोलाइसिस, यानी कि इनमें हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है मेनली, और जब ये हाइड्रोलाइज होते हैं उसके नतीजे में स्मॉल यूनिट्स बनाते हैं मोनोसैकेराइड के। और हमें पता है मोनोसैकेराइड में कार्बन एटम के लिहाज से हम उनको देखते हैं, और ओलिगोसैकेराइड को हम किसके लिहाज से देख रहे हैं, उनकी हाइड्रोलाइसिस के लिहाज से, और हाइड्रोलाइसिस के बाद बनने वाले जो मोनोसैकेराइड के यूनिट हैं उन पर। और इनमें रेंज होती है मोनोसैकेराइड की फॉर्मेशन की 2 to 9 यूनिट, या वो 5 मोनोसैकेराइड बना सकते हैं। एक ओलिगोसैकेराइड 5 मोनोसैकेराइड बना सकता है, 3 बना सकता है, 2 बना सकता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट, कितने वो यूनिट बना सकता है उसी लिहाज से हम उनको नाम देते हैं। एक ओलिगोसैकेराइड है, अगर वो हाइड्रोलाइज होने के बाद 2 बनाता है, 2 मोनोसैकेराइड देता है, तो हम उसे डाइसैकेराइड का नाम देते हैं। अगर वो 3 प्रोवाइड करता है तो ट्राइसैकेराइड का। इस तरह से अगर वो 4 देता है तो टेट्रासैकेराइड का। अगर वो इसी तरह से 5 देता है तो पेंटासैकेराइड। तो वो 9 तक हमें यूनिट प्रोवाइड कर सकता है। यानी एक ओलिगोसैकेराइड जब हाइड्रोलाइज होता है तो वो 9 यूनिट या 9 मॉलिक्यूल हमारे पास मोनोसैकेराइड के प्रोड्यूस कर सकता है। ये ओलिगोसैकेराइड हैं, और इनमें इम्पोर्टेंट जो हम मोस्टली अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं या हम उनको डिस्कस कर सकते हैं, वो है डाइसैकेराइड। यानी ऐसे हमारे पास ओलिगोसैकेराइड जो कि जब हाइड्रोलाइज होते हैं तो 2 मोनोसैकेराइड के यूनिट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि सक्रोज है, सक्रोज का फार्मूला है C12H22O11, और वाटर की प्रेजेंस में हम इसकी हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, इसकी ब्रेक डाउन कर रहे हैं। कंडीशन हमारे पास है डाइल्यूट HCl, यानी हमने इसकी थोड़ा सा बिल्कुल अमाउंट में इसको यूज़ करना है और हीट अप करना है। जब हम वाटर की प्रेजेंस में सुक्रोज को हीट अप करते हैं तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, और ये दोनों हमारे पास क्या है, मोनोसैकेराइड। और आप देख रहे हैं कि हमारे पास सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है। कैसे कि जब ये हाइड्रोलाइज हुआ है तो 2 यूनिट हमारे पास मोनोसैकेराइड के हासिल हुए हैं। आगे अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। पहले हमने देखा था कि मोनोसैकेराइड जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। यहाँ हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि इनका कलर वाइट होता है, और ये भी उनकी तरह वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, उनकी तरह स्वीट इन टेस्ट होते हैं, लेकिन ये हमारे पास रिड्यूसिंग भी होते हैं एंड नॉन रिड्यूसिंग भी होते हैं। पॉलीसैकेराइड की बात करते हैं आगे, कि ओलिगोसैकेराइड के बाद पॉलीसैकेराइड है कंसिस्टिंग ऑफ 100 to 1000 मोनोसैकेराइड। यानी इनमें मोनोसैकेराइड बनने की बात हम नहीं कर रहे, हम हाइड्रोलाइसिस की बात नहीं कर रहे, बल्कि ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास ये 1000 ऑफ मोनोसैकेराइड प्रोड्यूस करते हैं, कंसिस्ट करते हैं, कि एक पॉलीसैकेराइड 1000 तक मोनोसैकेराइड पर मुश्तमिल हो सकता है। 100 की रेंज से लेकर 1000 की रेंज तक मोनोसैकेराइड पर मुश्तमिल होते हैं। कि मोनोसैकेराइड आपस में पॉलीमराइज हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, तब जाके हमारे पास एक पॉलीसैकेराइड बनता है। वो हमारे पास 100 की रेंज में भी जुड़ सकते हैं, हज़ारों की रेंज में भी जुड़ सकते हैं। इसी बेसिस पर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि है स्टार्च एंड सेलुलोज हैं। मैं ये अभी जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रही हूँ कि भी हमारे पास स्टार्च में हमारे पास 500 जो है वो मोनोसैकेराइड मौजूद हों, और सेलुलोज में 700 तक या 1000 तक ही सेलुलोज में हमारे पास मोनोसैकेराइड मौजूद हों। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये एमॉर्फस सॉलिड होते हैं। हमें पता है कि सॉलिड 2 तरह के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं जिनका अपना एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एक शेप होती है, एक डायमेंशन होती है। और हमारे पास दूसरे जो होते हैं वो एमॉर्फस होते हैं, इनमें कोई ख़ास एंगल या प्लेन मौजूद नहीं होता, ये क्रिस्टल की तरह नहीं होते हैं।
इस तरह से ये टेस्टलेस होते हैं और ये नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। और जो हमारे पास अगर हम देखें तो ये बिल्कुल डिफरेंट है मोनोसेक्राइड से एंड ओलिगोसेक्राइड से। ये नॉन रिड्यूसिंग है एंड इनसॉल्युबल इन वाटर, वो दोनों वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं लेकिन ये वाटर के अंदर बिल्कुल भी इनसॉल्युबल हैं। सोर्सेज की बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं। 3 तरह के हमने कार्बोहाइड्रेट्स डिस्कस किए, उसी लिहाज से हम इनके सोर्सेज देखेंगे। हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ होते हैं, या ये मतलब सिंपल भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। सिंपल की बात करें, सिंपल शुगर में ग्लूकोज आता है, फ्रक्टोज आता है, इसी तरह से ग्लैक्टोज भी आता है। ये हमारे पास क्या है, मोनोसेक्राइड की बात हो रही है। ये हम फ्रूट से, वेजिटेबल से, हनी से, सीरियल से, दालों वगैरह से, ये सारी चीज़ों से हम ये शुगर जो है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज ये हासिल कर सकते हैं। फिर बात करते हैं डाइसेक्राइड की, यानी कि ओलिगोसेक्राइड की। ओलिगोसेक्राइड में मोस्टली डाइसेक्राइड आते हैं जो कि सक्रोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है। ये 3 हैं। ये तीनों जो हैं वो मोस्टली शुगर बीट, अगर हम ओवरऑल डाइसेक्राइड की बात करते हैं तो ये शुगर बीट, शुगर केन, फ्रूट्स, इन तीनों चीज़ों में, इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनमें ये प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर हम इनमें लैक्टोज की बात करें, क्योंकि सक्रोज की बात हमने पहले भी की है, अभी थोड़ी देर पहले जब हमने उसको हाइड्रोलाइज किया था, तो हमें पता है कि सक्रोज जो है वो जब हाइड्रोलाइज होता है तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज प्रोवाइड करता है, यानी इन दोनों चीज़ों पर, ग्लूकोज और फ्रक्टोज पर मुश्तमिल होता है। लैक्टोज की बात करते हैं, लैक्टोज जो है वो ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज पर मुश्तमिल है। जिस तरह से सक्रोज जो है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज पर मुश्तमिल है, इसी तरह से जो लैक्टोज है वो किस पर मुश्तमिल है, ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। अगर आपसे पूछा जाता है, ये MCQ आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 2 यूनिट पर मुश्तमिल है, ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। और ये जो है, ये लैक्टोज जो है वो शुगर है मिल्क की। हमारे पास जो मिल्क का जो एक स्वीट टेस्ट होता है वो लैक्टोज की वजह से होता है। और दूसरे जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दही होगी, इसके अलावा और चीज़ हो गया, उनमें हमारे पास लैक्टोज प्रेजेंट होता है। देन बात करते हैं माल्टोज की। माल्टोज कंसिस्ट ऑफ 2 ग्लूकोज, यानी इसमें जिस तरह से सक्रोज में ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज है, लेकिन माल्टोज में सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिट जो हैं वो ग्लूकोज के मौजूद हैं। और ये हमारे पास सीरियल्स में मौजूद होते हैं, दालों वगैरह में। देन है पॉलीसेक्राइड की बात करें कि इनके सोर्सेज क्या हो सकते हैं। पॉलीसेक्राइड में हमारे पास स्टार्च है एंड सेलुलोज है। स्टार्च हमारे पास वीट में, बार्ले में एंड राइस में, यानी इस तरह की चीज़ों में हमारे पास हासिल होते हैं, फसलों वगैरह से, गंदम से हो गया, दालों से हो गया, तो यहाँ से हमारे पास पॉलीसेक्राइड हासिल कर सकते हैं। उसके बाद है सेलुलोज की बात करें, सेलुलोज एक प्योर, कॉटन की बात करें तो कॉटन एक प्योर सेलुलोज की एग्जांपल है, प्योरली, ठीक है, वो सारा का सारा सेलुलोज ही है। अगर आपसे कहा जाए कि क्या आप हमें सेलुलोज दिखा सकते हैं, तो बिल्कुल आप एक कॉटन लें, कॉटन दिखाएं कि ये हमारे पास सेलुलोज है, प्योर, सारा का सारा वो क्या है, एक सेलुलोज है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, किसको डिस्कस किया है हमने, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, जो कि हम कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप को डिस्कस कर रहे थे। सोर्सेज हमने पढ़ लिए हैं, इनके यूजेस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।